88 सीटों के इस बार जो मतदान के जो पूरे सीट है जिस पर सभी चर्चा हम करने जा रहे हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं केरल से। केरल के पूरे राज्य की 20 की 20 सीटों पर इस बार मतदान हो रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे तमिलनाडु की 39 सीटों पर मतदान हुए थे और पुडुचेरी को मिला दिए तो 40 सीटें पहले चरण में, तो केरल की सभी सीटों का मतदान है। उनकी सीटें केरल में जो महत्वपूर्ण सीटें अभी आपके सामने हम स्पष्ट दिखाते जा रहे हैं, एक के बाद एक सीटें आती जाएंगी। लेकिन संक्षेप में केरल को अगर मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं तो इस बार केरल वाकई में पूरे देश को चौंका सकता है देती, और उसकी जो मुख्य वजह है वो ये कि इस बार केरल में त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। आमतौर पर एलडीएफ और यूडीएफ के बीच में यह मुकाबला रहता है। भारतीय जनता पार्टी यहां पर अपने वोट शेयर के दम पर इस बार ऐसा लगता है कि चुनौती की स्थिति में पहुंच रही है। 2019 में 13% के आसपास भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर रहा था, जो कि 1989 के 1.5% मात्र से बढ़ते हुए 13% पहुंचा केरल में, जहां भारतीय जनता पार्टी का आमतौर पर नामलेवा भी कोई नहीं होता है। लेकिन बीते 50 सालों से संघ परिवार ने जो मेहनत केरल में की है उसका परिणाम है कि 13% 2019 में भारतीय जनता पार्टी को मिला, और इस बार ऐसा माना जा रहा है कि शायद 20 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी क्रॉस कर सकती है वोट शेयर के मामले में। और अगर ऐसा होता है अदिति, तो सबसे बड़ी बात यह होगी कि क्या केरल से वामपंथी दलों का सफाया हो जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो क्या पूरे देश से वामपंथियों का सफाया होने की उम्मीदें दिखती दिखाई दे रही हैं या आशंका होती दिखाई दे रही है? बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है कि केरल वो वाला राज्य रहा जो नेशनल पॉलिटिक्स में चर्चा में रहा, खास तौर पे पिछले 3 से 4 महीने। स्ट्रेटेजी भारतीय जनता पार्टी ने पहले बनाई, लेकिन एक बड़ा सवाल कि केरल में लेफ्ट जो है वो केरल से भी जाएगी, पश्चिम बंगाल से भी जाएगी, यानी पूरे देश से सफाया। ठीक वैसे ही जैसे कर्नाटक में जेडीएस का भी सर्वाइवल का सवाल है। लेकिन वापस केरल पे आते हैं, सबसे इंटरेस्टिंग है यहाँ का वोट शेयर कह लें या फिर यहाँ पर जातीय समीकरण, जिस पर आप बात आई एम श्योर करने वाले हैं। लेकिन अगर मुख्यतः बात करें तो यहाँ पे मुस्लिम आबादी, हिंदू आबादी, क्रिश्चियन आबादी, और हिंदू आबादी में भी जो नायर हैं 15% जो भारतीय जनता पार्टी का सीधा वोट बैंक है, और फिर केरल की हिस्ट्री जो लगातार सभी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ती है, और लेफ्ट का वोट बैंक कैसे धीरे धीरे भाजपा को शिफ्ट होता नजर आ रहा है, और फिर एट द एंड ऑफ द डे राहुल गांधी, जिससे केरल को चर्चित बना रखा है। जी, तो सबसे पहले जरा आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। 2019 में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें यूडीएफ के खाते में 19 सीटें गई थी, एलडीएफ के खाते में 1 सीट गई थी। यूडीएफ को 47.48% वोट शेयर मिला था, एलडीएफ को 36.29% वोट शेयर मिला था। भारतीय जनता पार्टी का कोई खाता नहीं खुला था, लेकिन 15.64% टोटल एवरेज वोट उनको मिलता हुआ दिखाई दिया था, जो 13% से बढ़ा हुआ था। अगर हम 2014 की बात करें, 2014 में भी यूडीएफ ने यहां पर बाजी मारी थी। 41.98% वोट शेयर था, 12 सीटें थी। एलडीएफ को 8 सीटें मिली थी, 40.12% वोट शेयर था। एनडीए के पास 10% के आसपास वोट शेयर था। तो यहां गौर करने वाली बात यह है कि 2014 से लेकर 2019 के बीच में 8 साल राज्य में एलडीएफ की सरकार रही है। इसके बावजूद 2019 के लोकसभा के चुनाव में एलडीएफ का वोट शेयर घटा है। जाहिर सी बात है एलडीएफ खेमे में जबरदस्त चिंता बनी हुई है कि इसका क्या मतलब निकल कर आ सकता है। इसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण मुद्दा जिस पर अब चर्चा हम करने जा रहे हैं, केरल को अगर आप बांटेंगे, खास करके केरल के मुख्य राजनीति ध्रुवी क्या है। 55% आबादी हिंदुओं की है, 45% के आसपास, 45-47% के आसपास अल्पसंख्यक आबादी है। अल्पसंख्यक आबादी में बहुतल्य मुसलमान आबादी है और उसके बाद क्रिश्चियन आबादी है। अब इसमें बंटवारा आमतौर पर क्या होता रहा है, जो गौर करने वाली बात यहां पर देती है कि एलडीएफ के मुकाबले यूडीएफ की अपील आज केरल में इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक को अब यह लगता है कि 2014 के बाद से अगर कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है जो नेशनल लेवल पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के खिलाफ खड़ी हो सकती है तो वो है यूडीएफ, यानी कि कांग्रेस की अगुवाई वाली गठबंधन। और इसीलिए एक मुश्त मुस्लिम वोट बैंक पूरे तरीके से एकत्रित होकर 2014 के बाद से लगातार कांग्रेस को वोट कर रहा है। इसका सबसे बड़ा नमूना यह है कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले, माफ कीजिएगा, कांग्रेस को यहां पर 8 सीटें मिली थी, 44 में से 8 सीटें केरल से आई थी। लेकिन जब आप 2019 की बात करते हैं तो 52 में से 16 सीटें केरल से आई थी। यह बताता है कि कांग्रेस की अपील वहां पर कितनी बढ़ गई है। अब यहां पर जो बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार जो क्रिश्चियन वर्ग है, जिसकी आबादी तकरीबन 18% के आसपास है, 18% क्रिश्चियन कहां और किस तरफ मतदान करते दिखेंगे, इसमें भी दो फाड़ होता हुआ दिख रहा है।
सबसे पहला वर्ग वो है जो ये मानता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए की पूरी मुखालफत की जानी चाहिए, क्योंकि ये देश को तोड़ने वाला काम करते हैं और इसके साथ साथ अल्पसंख्यक राजनीति को हाशिए पर लाकर खड़ा कर चुके हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है क्रिश्चियंस का, जिसमें नॉर्थ ईस्टर्न क्रिश्चियंस, गोवा के क्रिश्चियंस और ओवरसीज क्रिश्चियंस, इनकी भूमिका है जो ये बार बार बता रहे हैं कि आपको देश के विकास की रफ्तार के साथ आगे बढ़ना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के साथ आगे बढ़िए। तो ये जो समीकरण है इसे आप कैसे देख रही हैं? और खास तौर पे वैसे तो आजादी के बाद से लगातार आरएसएस वहां पर काम कर रहा है और क्रिश्चियंस के साथ काम कर रहा है, लेकिन पिछले 5 सालों में जिस तरीके से क्रिश्चियंस के घर पर त्योहार मनाए गए, 25 दिसंबर मनाया गया, प्रधानमंत्री मोदी ने बनाया, ये जो शिफ्ट है, आपने कहा यूडीएफ मुस्लिम्स और ईसाई के साथ था और एलडीएफ के साथ पिछड़ा वोट बैंक था, तो एलडीएफ का पिछड़ा वोट बैंक बीजेपी के पास आया और ईसाई में स्प्लिट हुआ। तो ये भारतीय जनता पार्टी को फायदा देगा और ये नैरेटिव चेंज हुआ है जो आपने अभी कहा कि एक ऐसा बड़ा तबका है जो विकास चाहता है और वो सपोर्ट चाहता है और भारतीय जनता पार्टी उनको एप्ट और सूटेबल लगती है। बिल्कुल, एक और डाटा आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ये डेटा आपको ये बताएगा कि दरअसल हम जो बात कर रहे हैं उसमें सच्चाई कितनी है। 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो 65% मुस्लिम वोट यूडीएफ को मिला था, 70% ईसाई वोट यूडीएफ के पास गया था और यही वजह है कि राहुल गांधी को वायनाड की अपनी सीट को जीतने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आई थी। भले ही वो अमेठी हार गए थे, लेकिन वायनाड में उन्हें काफी मदद मिली थी। भारतीय जनता पार्टी आज कासरगोड, तिरुवनंतपुरम इस जैसी सीटों पर ईसाई समुदाय के साथ साथ जो हिंदू वोट पोलराइजेशन है उसके दम पर भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। हालांकि यहां पर सबरीमला टेंपल को लेकर जो आंदोलन हुआ था और जो पूरी मुहिम चली थी उसका बहुत फायदा अब भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलता दिखाई दे रहा, तो शायद इसकी दिक्कत हो सकती है। लेकिन अब हम आते हैं राहुल गांधी इज इक्वल टू वायनाड पर, और ये जो पेज है ये बताता है कि अगर आज यूडीएफ की अपील केरल में कम हुई या फिर आज आप एलडीएफ का सफाया वहां होता देखेंगे तो इसमें बड़ी भूमिका वायनाड की होने जा रही है। अदिति? बिल्कुल, और सर वायनाड एक ऐसी सीट है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हम सियासत और इतिहास को हमेशा नेहरू गांधी से जोड़कर देखते थे, अब एक नई सियासत भारतीय जनता पार्टी जब कहती है कि हमें कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए और फिर दक्षिण में घुसने की कोशिश है, केरल में हिंदू वोट और क्रिश्चियनिटी की बात करती है वोट बैंक की, तो राहुल गांधी जब तक केरल से बाहर, खासतौर पे वायनाड से बाहर नहीं जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की वो जो पॉलिटिक्स है वो पूरी नहीं होती। और यही वजह है कि वायनाड में वैसे भी इंटरनल इंडिया गठबंधन की खींचतान शुरुआत से, जब से राहुल गांधी भी खड़े हुए थे और इंडिया गठबंधन आमने सामने था और उसके बाद फिर स्मृति ईरानी का पहुंचना, तो वायनाड पे भारतीय जनता पार्टी की और जो मॉनिटरिंग है पर डे टू डे में कितना वोट परसेंटेज आ रहा है, जिसे सर्वे कहा जाता है, वो हर 3 दिन में किया जाता है। इसलिए वायनाड इसीलिए नेशनल इशू बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी की नजर जैसे उत्तर प्रदेश में हर एक सीट पर है अमेठी मिलाकर, वैसे ही वायनाड पर बनी। और इसमें एक चीज और मैं यहां पर जोड़ना चाहता हूं जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी ने एलडीएफ के नेता यानी कि मौजूदा केरल के मुख्यमंत्री से कहा कि अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए के मुखालिफत नहीं करते हैं तो जो बाकी 2 मुख्यमंत्री जेल में हैं आपको भी जेल में होना चाहिए था। देखिए, बहुत बड़ा बयान है ये, और ये इसलिए है क्योंकि इसी के आधार पर आप देख रहे हैं कि वामपंथ दलों और कांग्रेस के बीच में केरल में मारपीट है और पश्चिम बंगाल में एकजुटता है। तो ये अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस की पूरी एक परिणति है जो अभी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे थे।